रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम नए खंड पे बात करेंगे। हमने पिछले हफ्ते वैश्विक खंड पर बात की थी। आज से हम लोग व्यक्तिगत खंड पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आज हमने जिस व्यक्ति को चुना है या विषय के रूप में शामिल किया है, वह हैं जयप्रकाश नारायण। कोटेशन संख्या 8,294 से लेकर 8,296 तक है। जो विषय का नंबर है वह है 829। जयप्रकाश नारायण। देखिए, जयप्रकाश नारायण की जब बात होती है उन तो संपूर्ण क्रांति की याद आती है। उनको मुख्यतः संपूर्ण क्रांति के लिए ही जाना जाता है। आज हम इनके विचारों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में हुआ, बिहार में। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बिहार में पूरी की, पटना कॉलेज से। उसके बाद वो अमेरिका चले गए। वहाँ पे वो सोशलिस्ट विचारों के संपर्क में आए और समाजवादी हो गए। जब वो भारत लौटे, उसके बाद उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काफी प्रयत्न किया। एक उनके जीवन की एक अविस्मरणीय घटना है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो हजारीबाग जेल से भाग गए दिवाली के दिन, और भागकर नेपाल में आजाद अवस्था का गठन किया। इसके अलावे उन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और 1952 में उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और यह अपने विचारों के लिए जनता में काफी लोकप्रिय रहे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की। संपूर्ण क्रांति का मतलब होता है व्यक्ति, समाज और राज्य
तीनों के उद्धार के लिए जो क्रांति लाई जाती है उसे संपूर्ण क्रांति कहते हैं। यह 1977 में हुआ था, जब 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। उसी समय उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था और यह आंदोलन काफी सफल रहा और 1977 में इन्हीं के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ था। इसके प्रधानमंत्री राजीव देसाई हुए। अब इनके विचारों पर बात करते हैं। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आंदोलन और खुदान आंदोलन में भाग लिया। खुदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, जिसमें इन्होंने भी भाग किया। एक बात ध्यान देने वाली है कि जो इनकी आइडियोलॉजी थी, जो इनकी विचारधारा थी, वह गांधी समाजवाद पर आधारित थी और यह चाहते थे कि व्यक्ति, समाज और राज्य तीनों मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि इनका नारा था, वो कहते थे कि हम संपूर्ण क्रांति करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बात कही थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता आती है। तो ये कहने का मतलब यह है कि यह लोक स्वराज की बात करते थे। जिस लोक स्वराज की बात हम लोग आमतौर पर करते हैं, गांधी ने भी एक पुस्तक लिखी थी, ये उसी लोक स्वराज की बात करते हैं। उन्होंने आजादी के बाद एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है लोक स्वराज की ओर। इसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। उनके अनुसार लोक स्वराज का मतलब है विकेंद्रीकरण। वह विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे, वह सत्ता का केंद्रीकरण नहीं चाहते थे। वह कहते थे कि जन भागीदारी हो, राज व्यवस्था में जन भागीदारी हो और जो यहाँ का आम नागरिक है उसे मजबूत किया जाए। इसके अलावा उन्होंने लोक नीति और लोक शक्ति के विकास पर जोर दिया और ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत किया। एक बात ध्यान देने वाली है कि जयप्रकाश नारायण आमतौर पर चाहते थे कि राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर सामाजिक नियंत्रण बनाया जाए। उन्होंने समाज सुधार भी किया। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इंदिरा गांधी से जब इन जब इनका मतभेद हुआ, या कहें कि कांग्रेस पार्टी से जब इनका मतभेद हुआ, इसके बाद ही यह कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे और 1977 में उनको मौका मिला और उन्होंने वह क्रांति की। यह
विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया के समकक्ष थे, और इन सबके विचार में काफी समानता थी। हालांकि कुछ मामलों में इनके बीच मतभेद भी थे, लेकिन जब बात आती थी लोकतंत्र की, लोक स्वराज्य की, लोक नीति की, लोक शक्ति की, अब ये सारे सहमत थे। तो ये था आज का विषय परिचय, जिसे मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी अपनी बात रखें। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय पर रखता हूँ। देखिए, दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दो तरह का वैचारिक संघर्ष दिखाई देता है, एक साम्यवाद और एक पूंजीवाद। और उन्हीं दोनों के मध्य एक व्यवस्था निकलती है जिसे हम लोग समाजवाद कहते हैं, यानी कि सोशलिज्म। और इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं वो सोशलिस्ट कहलाते हैं। जैसे कैपिटलिज्म को मानने वाले कैपिटलिस्ट हैं, और जो कम्युनिज्म को मानने वाले कम्युनिस्ट कहलाते हैं। लेकिन आप समाजवाद को देखेंगे तो समाजवाद की जो परिभाषा है वो जटिल है, और समाजवाद की परिभाषा को सबने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का काम किया। गांधी जी का जब समाजवाद देखते हैं तो गांधी जी का समाजवाद जो है वो वही दिखाई देता है जो जयप्रकाश नारायण का समाजवाद है। और हम राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद देखते हैं तो उसे हम आंशिक समाजवाद कह सकते हैं, पूरी तरह से वो समाजवाद नहीं है। साम्यवादियों में तो ये स्थिति ही नहीं आती है, पूंजीवादियों में कुछ कुछ ये स्थिति आंशिक रूप से आती है। समाजवाद का अर्थ देखें तो समाजवाद का अर्थ है जहां समाज सर्वोच्च है, अर्थात लोक सर्वोच्च हो जाता है। शायद यही कारण है कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी कहा गया है। लोकनायक कहने का अर्थ ही यही है जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला हो, न कि सत्ता का। लेकिन चाहे आप गांधी जी को देखेंगे, चाहे जयप्रकाश नारायण को देखिए, और चाहे आप अन्ना हजारे जी को देखिए, तीनों में एक कॉमन चीज दिखाई देती है। गांधी जी के आंदोलन से जो है कांग्रेस मजबूत हुई और कांग्रेस को लाभ पहुंचा। जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों से देखा जाए तो जनता दल मजबूत हुई, उस समय भी एक पार्टी तेजी से बढ़ी। और अन्ना हजारे को अगर देखा जाए तो अन्ना हजारे के आंदोलन से भी जो है एक पार्टी निकली और अन्ना हजारे एक तरफ हो गए। इन तीनों में एक जो कॉमन चीज है कि ये तीनों का जो टकराव है वो सत्ता वर्सेस समाज था। गांधी जी का टकराव जो था वो सत्ता वर्सेस समाज था। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि चूंकि अब देश स्वतंत्र हो चुका है तो कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। यहाँ तक कि कांग्रेस के लिए तो उन्होंने बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे यहाँ नहीं कहूंगा। तो कांग्रेस को जो समाप्त करने का उनका जो उद्देश्य था, या जो उन्होंने ये बात कही, उसका कहने का भाव यही था क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज चले गए और राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, लेकिन राष्ट्र स्वतंत्र होने के साथ साथ जो है वह समाज गुलाम हो गया। मैं कभी कभी इस बात को कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 को भारतीय समाज को गुलाम बना लिया गया। तब इस परिस्थिति में हमें गांधी जी का जो है समाजवाद दिखाई देता है, जो कहता है गांवों को अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। उस समय गांवों की बात होती थी क्योंकि गांवों की जनसंख्या बहुत कम थी। आज वो स्थिति परिवारों तक जा सकती है, हम परिवारों के लिए संवैधानिक अधिकार मान सकते हैं।
अर्थात जब समाजवाद की आप बात करते हैं तो तीन चीजें जो हैं वो डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं। उसमें अर्थ है, अधिकार है और शक्ति है। इन तीनों की अकेंद्रित व्यवस्था जो है वह समाजवाद की स्थिति है। लेकिन यह केंद्रीयकरण कितनी ठीक से चल पाएगा और कितना नहीं चल पाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जिसके कारण से कई लोग इसे हाइपोथिस या कल्पना भी कह देते हैं। और इसी के आधार पर कोई कई लोग जो है वह केंद्रीयकृत ढांचे के जो सिद्धांत है, जो राष्ट्रसत्ताओं का, उसी का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले जब इतिहास को उठाकर देखता हूं तो मुझे लगता है कि भारत में जब राजाओं का भी शासन होता था, तभी भी समाज के मामले में जो है वह शासन का हस्तक्षेप कम रहता था, केवल और सुरक्षा और न्याय तक रहता था। और जब हम प्री पीरियडिक पीरियडिक टाइम की बात करते हैं, या हम लोग उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, वैसे तो कुछ लोगों ने उसे उत्तर वैदिक काल और पूर्वोत्तर वैदिक काल और ये सब बना दिया, लेकिन वो कुल मिला जुला करके एक ही है, केवल शब्द गढ़े गए हैं। तब मैं पढ़ते समय ये ध्यान देता हूँ कि उस समय भी गांवों में सभा और समितियों को ये अधिकार था कि वो अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे। ज्यादा कुछ नहीं तो अगर कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे जो पुराने लोग हैं, उन्होंने उनको शायद मालूम होगा कि आज से 30-40 वर्ष पहले भी जो है गांव की अपनी सभाएं बैठ करके निर्णय कर लिया करती थी। तो छोटी छोटी इकाइयां जो थी, उनके पास भी अधिकार थे। जब इन अधिकारों का केंद्रीयकरण शुरू हुआ, तब जा करके ये पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था ने जन्म लिया। अन्यथा भारत की आप प्राचीन व्यवस्था देखेंगे तो भारत की प्राचीन व्यवस्था लगभग लगभग समाजवादी ही थी। और समाजवादी होने का एक कारण ये भी था कि वहां पर पूंजी जैसी कोई चीज थी नहीं, या फिर पूंजी के बिना भी जो है वस्तु विनिमय भी हो जाता था। जब से ये पूंजी आई है तब से जो है कुछ लोगों के हाथ में जो है अर्थ चला गया। और अधिकार और शक्ति की बात की जाए तो वो तो संसद ने 1947 को 1950 को ही ले लिए। तो 1950 में सारे के सारे अधिकार जो है वह संविधान के माध्यम से ले लिए गए। और दूसरा माध्यम जो अर्थ है, अर्थ को जो है वह पूंजी के माध्यम से केंद्रित कर दिया गया। तो तीन चीजें जब हम कहते हैं अर्थ, अधिकार और शक्ति, तीनों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो इन तीनों का विकेंद्रीकरण जो है वो अभी, मतलब वर्तमान स्थिति देखें तो केंद्रीयकृत होते हुए अधिक दिखाई देता है। अब इसको डिसेंट्रलाइज कैसे किया जाए, तो डिसेंट्रलाइज करने के लिए फिर वही तरीका है कि छोटी छोटी इकाइयों को अपने उनके अधिकार दिए जाएं। दूसरा है कि हम लोग मशीनीकरण का जो है कम से कम उपयोग करें, जहां आवश्यक हो वहां करें। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मानवीय ऊर्जा और कृत्रिम ऊर्जा के बीच में एक प्रतिस्पर्धा भी पैदा कर दें। जयप्रकाश नारायण का जो जो समाजवाद है वो लगभग लगभग इसी की बात करता है, समाज को मजबूत करने की बात करता है। लेकिन जहाँ गांधी जी की, जहाँ विनोबा भावे की बात आती है, तो विनोबा भावे सीधे साधे और सरल व्यक्ति, उनको गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है वो पंडित नेहरू जी ने समाज सेवा में लगा दिया। अर्थात जो वास्तव में विचारक और चिंतक हो सकते थे, लेकिन उनको समाज सेवा में लगा करके स्वयं जो है सत्ता अपने हाथ में ले ली। और ये सत्ता बनी ऐसी व्यवस्था आई जहां समाज के अस्तित्व को चुनौती दी गई। तो जब हम जननायक कहते हैं लोक नायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को, तो कहने का अर्थ यही है कि सत्ता और समाज के इस संघर्ष में एक सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, और इंदिरा गांधी दो है दूसरी तरफ से सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। 3-4 बार के जो परिणाम हमने देखे, उसमें एक बात जो स्पष्ट निकल करके आती है कि हर बार सत्ता और समाज के इस संघर्ष में सत्ता और मजबूत हुई है, और कोई ना कोई नई पार्टी खड़ी हो जाती है किसी न किसी आंदोलन से। और उसका एक कारण मैं ये देखता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ समाजवादी नेता हुए, उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता का सहारा लिया। जब व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता का सहारा लिया जाएगा, तो सत्ता ही मजबूत होगी, समाज कभी मजबूत नहीं हो पाता है। तो ये जो पिछले जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं, उनसे हम लोगों को सीख लेकर के थोड़ा सा बचते बचाते कह लीजिए, जैसे जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में मुनि जी ने भाग नहीं लिया। हो सकता है कि वो भाग लेते तो उनके अन्ना हजारे के साथ साथ इनका भी सब कुछ खत्म हो जाता। तो वहां पर सतर्क रहने की हम लोगों को आवश्यकता है कि जब सत्ता हमें मिलाती है आपस में, या सत्ता हमें सम्मान देती है, या फिर सत्ता किसी को उठाने का प्रयास करती है, तो सत्ता आपका प्रयोग वहीं तक करती है जहां तक उसकी आवश्यकता है।
अन्यथा दूध में जैसे जैसे मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, सत्ता का चरित्र यही रहा है और कोई नई पार्टी खड़ी हो जाती है। तो सत्ता और समाज के इस संघर्ष में देखा जाए तो सत्ता हर बार जो है मजबूत हुई है, समाज जो है हर बार कमजोर हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है, अर्थात पिछली बार जो गलतियां हुई हैं, या फिर आप परिस्थितियां भी कह लीजिए, मैं गलती न कर करके परिस्थिति कहना अधिक उचित समझूंगा, क्योंकि गांधी जी के पास केवल और केवल सामाजिक स्वतंत्रता का ही भार नहीं था। उनके पास एक साथ दो काम थे, एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एक सामाजिक स्वतंत्रता। तो हम किसी से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वही व्यक्ति सब कुछ करके चला जाएगा। जो बचा हुआ है और जो हमने गलतियां की हैं उनसे सीख करके जो है हम लोग वास्तव में जो समाजवाद है उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब वर्तमान में तो समाजवाद की परिभाषा ही गड़बड़ हो गई है। समाजवाद के नाम पर आप राम मनोहर लोहिया के नाम पर देखेंगे कितनी पार्टियां चल रही हैं। खुद को समाजवादी पार्टी घोषित कर दिया है, बहुजन समाजवादी पार्टी घोषित कर दिया है, जितने भी पार्टियां अन्य नामों से चल रही हैं। वास्तव में अगर आप देखेंगे समाजवाद की जो परिभाषा है, जो हम लोग विचार करते हैं, उस परिभाषा की कसौटी पर आप देखते हैं तो ये सभी पार्टियां साम्यवादी पार्टियां ही घोषित होंगी, क्योंकि इनका जो तरीका है वो कहीं भी वर्ग समन्वय का नहीं है, वर्ग संघर्ष और सत्ता प्राप्ति। तो जब समाजवाद की परिभाषा विकृत हो गई है तो सबसे पहले हमें उन परिभाषाओं पर काम करना पड़ेगा, समझ बढ़ेगी और लोगों को तीसरा विकल्प देने की आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया साम्यवाद और पूंजीवाद के ही चक्रव्यूह में फंसी है। जब तक उनके पास तीसरा विकल्प नहीं होगा तब तक वह विचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें केवल लोहिया के समाजवाद तक न सीमित रह करके गांधी जी के समाजवाद या जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की तरफ बढ़ना है। और मुनि जी ने जो विचार दिया है वो एक कदम मैं समझता हूँ और आगे समाजवादी ले जाता है, जो परिवारों तक जाता है। मैंने अपनी बात जो है रख दी है, बाकी के साथी बताएं। आदरणीय पवन जय जी, माता प्रसाद जी, बबलू जी, कोई भी साथी बताएं। हेलो। बताइए श्रीकांत जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने मन में जो जो आया सो सो बोल दिए, न उसके लिए कहीं फैक्ट खोजने गए, न उसके लिए कोनो समझदारी का काम किए, न कहीं कोई ऐतिहासिक तथ्य इसमें घुसा है। जयप्रकाश नारायण तो 1952 में ही राजनीति छोड़ कर गए, अब विनोबा भावे के पीछे पीछे घूमने लगे। और जयप्रकाश नारायण लोहिया के मरने के 5 साल बाद आए राजनीति में। 1973 में लोहिया मर गए, 1967 में। और तब उन्होंने बिहार आंदोलन किया और बिहार आंदोलन में उनको लोक नायक की उपाधि दी गई। अब आ गया समाजवाद। तो लोहिया का समाजवाद, जयप्रकाश का समाजवाद में अंतर समझिए आप। लोहिया का समाजवाद जो था वो इंडियन था, भारतीय परिप्रेक्ष्य में था। उन्होंने राम आंदोलन चलाया, राम में लड़ाया, कृष्ण राम शंकर पर उन्होंने किताबें लिखी। और समाजवाद उन्होंने कहा कि भारतीय परिकल्पना है समाजवाद। और जो जयप्रकाश नारायण का वो 1935 का समाजवाद है, क्योंकि 1935 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था इसका 1935 17 मई को। तो ये उनका मार्क्सिस्ट समाजवाद था, मार्क्स से प्रभावित समाजवाद था जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण इसीलिए नेहरू के करीब थे और लोहिया नेहरू से दूर थे। और चूंकि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के बात नेहरू भी करते थे, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की बात जयप्रकाश नारायण भी करते थे। तो राम मनोहर लोहिया ही सोशलिस्ट थे। दूसरी बात इसमें ये है कि जयप्रकाश नारायण तो भाग गए पॉलिटिक्स छोड़ करके 52 में, लेकिन अकेला लोहिया है जो पॉलिटिक्स छोड़ करके नहीं भागे और अपने मृत्यु पर्यंत तक राजनीति करते रहे। वो 2 बार पार्लियामेंट गए, वो आरएसएस की मदद से गए, संघ उनको भिजवाया।
संसद में। और वो इसीलिए राम मेला उन्होंने लगाया, कृष्ण मेला लगाया। बस शिव राम और कृष्ण पर उनकी मोटी मोटी पुस्तकें हैं सब। तो लोहिया ही सोशलिस्ट है। जयप्रकाश नारायण तो मूवमेंट करने आए थे, वो बिहार आंदोलन में आए। उसके पहले गुजरात में आंदोलन हुआ था, उसमें भी वो गए थे भाषण देने के लिए। तो जयप्रकाश नारायण कहीं से भी सोशलिस्ट वगैरह नहीं थे। वो बाद में पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया, फिलोसफी ही छोड़ दिया। विनोबा भावे का जो भूदान मूवमेंट था उसके साथ होते। ठीक है ना। अब इसमें आप राम मनोहर लोहिया को कम करके आंक रहे थे, कम मत ताकिए। इतिहास का किताब राम मनोहर लोहिया की चर्चा करता है, जयप्रकाश ऐसा नारायण की है चर्चा श्रीकांत नहीं जी, करता। आप अपनी बात रखिए ना, मैंने जो बात रखी है मैं प्रमाण उसके दूंगा आपको। ठीक है, थैंक यू। नहीं, ठीक बात है। देखिए, ऐसा है कि जो आपने बताया मुझे जानकारी है, लेकिन वो पहले का प्रभाव था जयप्रकाश नारायण में, बाद में गांधी जी का प्रभाव आया है। गांधी जी से तो जयप्रकाश नारायण को कभी भी नहीं पटा। लोहिया जी को पट्टा था गांधी जी से। लोहिया जी गांधी जी का फॉलोअर थे, जयप्रकाश नारायण नहीं फॉलोअर थे। ठीक है, वो समझ गया मैं। अर्थ का जो है थैंक यू, केंद्रीयकरण थैंक चाहते यू, थे, थैंक यू। सत्ता का नहीं। थैंक यू, जी, ठीक है। आप, ठीक है आचार्य जी, बताइए आप। मैं अकल दिया, मैं इतिहास से फैक्ट दिया। नहीं, देखिए मैं ऐसा है ना ऐसे ही श्रीकांत नहीं जी, बोल रहा। श्रीकांत जी सब मैं ही रख दूंगा तो फिर आप क्या रखेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी, उल्टा सीधा नहीं बोल, ये जितना तो बोलिए नहीं उतना नहीं, राकेश बोलिए। जी। आचार्य जी बताइए आप। हाँ, जी प्रणाम बाबा। सभी साथियों नमस्कार। देखिए, मैंने तो कई बार कहा है, तथ्य दोनों ही होते हैं और दोनों जो विचारक रहे हैं उनके प्रशंसक आलोचक दोनों तरह से रहे हैं समाज में, ये तो पहले से ही रहा है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं। जैसे हम गांधी जी का समाजवाद देखें, जयप्रकाश जी को तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, बहुत कम जो है लोगों के द्वारा सुना है, या थोड़ी सी कहीं कहीं जो सिलेबस से मतलब ये है कि जो न्यूज के द्वारा या अखबारों के द्वारा या कि मैगजीन में कभी कोई लेख वगैरह आया, उन्हीं के द्वारा मैंने पढ़ा है। हाँ, थोड़ा लोहिया जी के बारे में जो है, हमारे यहाँ पर गांव में एक व्यक्ति थे और वो उनसे जुड़े रहे थे, तो उनके पास जब कभी बैठते थे तो चर्चा करते थे। अगर देखा जाए तो मैं इसमें एक बात देखता हूं, जितने भी ये विचारक प्रचारक रहे हैं ये सब राजनीति से प्रभावित थे। राजनीति का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं समाजवाद को आगे बढ़ाकर या समाजवाद का नारा दे करके बात अपनी ही रखना चाहते थे। ये मैंने इन सब उनके विचारों से भी, लोहिया जी के विचारों से भी, गांधी जी के विचारों से भी, ये सबके विचारों से देखा। अंतिम शब्द मेरा जो बात होती थी उनसे, हमारे जो गांव में थे हीरा सिंह जी, तो उनसे मैं एक बात रखता था। मैं कहता, बाबा एक बात बताइए कि जो आप बात कर रहे हैं समितियों की या इसके अंतिम अधिकार तो फिर आप वही दे रहे हैं जैसी व्यवस्था चल रही है या जो है, तो उन पर कोई जवाब नहीं आता था। बोले हाँ, कि भाई कहीं ना कहीं व्यवस्था केंद्र तो होगी किसी भी प्रकार की, और व्यवस्था कहीं लोगों को देनी पड़ेगी, एकदम समाज के हाथ में उस तरह से नहीं दी जा सकती है। और ना ही कभी ये वो रहा है, ये केवल एक नारा ही होता है और ये कल्पना मात्र ही है। दूसरी बात, मैं अगर गांधी जी को देखूं तो गांधी जी राजनीति से दूर रहे हैं, पद के रूप में तो कह सकते हैं, लेकिन पूरी राजनीति को केंद्रित करते थे और पूरी राजनीति उनके अनुसार ही चलती थी जब तक वो रहे हैं। मैं समझ रहा हूं यदि गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई होती और आजादी के बाद होते तब भी उनका हस्तक्षेप होता, वो एक अलग परिदृश्य हो सकता है, कैसी राजनीति होती क्या होता। दूसरी चीज एक ये है, गांधी जी की एक बात अच्छी मैं मानता हूं कि वो काफी उन्होंने भारत की यात्राएं की, समाज को समझा, लोगों के बीच में गए, परिवारों को देखा समझा। तो उन्होंने जो एक परिवारवाद का समाजवाद की जो रूपरेखा ली है, वास्तव में हमारी भारतीय प्राचीन व्यवस्था में देखें तो परिवार एक इकाई रही है, और उस रूप में हम गांधी जी की प्रशंसा कर सकते हैं। बाकी राजनीतिक रूप से या उनके विचारों के रूप में तो मैं नहीं देखता कहीं कुछ विशेष
उन्होंने दिया है या कुछ विशेष जानने लायक है। उसी तरह से यदि हम देखें लोहिया जी का, तो लोहिया जी का जो समाजवाद है वो थोड़ा सा, ये तो ठीक है कि भारतीय परिदृश्य से उनका जो है मेल रहा है और उन्होंने कहीं ना कहीं छुआ है उन चीजों के लिए। एक चीज और देखेंगे हम कि जितने भी ये लोग रहे हैं, जहां जो सामाजिकता की, मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं, वो कहीं ना कहीं राजनीति से ही प्रभावित रहे हैं। जैसे मैं आज एक वीडियो सुन रहा था, ये जो अभी उत्तराखंड का ही है, और उसमें ये सत्र बुलाया गया है जो होता है विधानसभा का, तो उसमें वो वीडियो मैंने अपने उस पर ले लिया व्हाट्सएप पर। तो उसने कहा कि कौन नहीं जानता इस संसद में बैठा हुआ विधायक या मंत्री 15% और 20%, वो कांग्रेस के बोल रहे थे, 15 से 20% कमीशन अधिकारियों के द्वारा हमारे खाते में आती है। क्या इस पर कोई बोलेगा? धामी मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, तो सबके एक बार को नजर हुई, कुछ ने तालियां बजाई, कुछ ने हंसे भी थे। इस बात पर मैं देख रहा हूं ना, तो जयप्रकाश नारायण जी ने कोई विशेष बात कही थी, भ्रष्टाचार तो उस समय भी जैसा भी होगा, जिस रूप में होगा, या फिर देखेंगे हम इनके लोहिया जी के समय भी रहा होगा, गांधी जी के भी समय में था। तो इन चीजों को किसी ने नहीं छुआ, जो जिससे सीधा सीधा समाज प्रभावित होता है, छोटा व्यक्ति प्रभावित होता है, गरीब व्यक्ति प्रभावित होता है। जहां हम न्याय की बात करें, अन्य बात करें, एक बात मैं और कह रहा हूं, एक अभी हरियाणा के डीजीपी हैं, उन्होंने एक बात कही अभी पंचकूला में, वो भी बात यहाँ रखने योग्य है। उन्होंने कहा, मीडिया ने पूछा कि हरियाणा में जो है वो अपराध बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसको कहा कि देखिए अपराध कैसे कह सकते हो आप बढ़ रहा है, आपका हक है पूछने का, लेकिन आप वहां से दिल्ली से चल करके आए हैं, तो आपका मोबाइल किसी ने नहीं छीना, आपका कैमरा किसी ने नहीं छीना, आपका माइक किसी ने नहीं छीना, तो फिर ये जो है आप इसको कैसे कह सकते हो आप आराम से आ गए? बोले हाँ साहब आ गए आराम से, तो आप कैसे कह सकते हो अपराध बढ़ रहा हो? लेकिन किंतु करके जो बाबा कहते हैं, किंतु करके उन्होंने कहा कि भाई जो घटनाएं उनको तो नहीं रोक सकते। तो ये जो किंतु यही कह करके घटनाएं तो होंगी, घटनाएं कहने के बाद ही मैं समझ रहा हूं उन्होंने अपराधियों के लिए, अपराध के लिए, गुंडों के लिए दे दी कि आपके लिए विकल्प है, खुला हुआ एक विकल्प है। तो मैं वही चीज दोबारा कह रहा हूं कि जो लोकतंत्र हमारे सामने है वर्तमान में, जो एक वोट प्रणाली के आधार पर है, तो यहाँ सरकारों का बनाना घटाना केवल एक ही मात्र मुद्दा है, भाई हमारे पक्ष में माहौल कैसे बने, तो वो चीज है। दूसरी, मैं किसी भी विकल्प में जो है वो समाज को सीधा सीधा किसी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ता हुआ नहीं देखता हूं। मैं लोक स्वराज को भी देखता हूं, बड़ा चिंतन करता हूं जब से इस चीज पर, लेकिन मैं सीधा सीधा समाज को जुड़ा हुआ तो नहीं देख रहा। निर्णय कुछ ही लोग लेंगे, पूरा समाज कभी खड़ा नहीं होगा। पूरा अब कुछ पहले जाए, 50 साल पहले या 30 साल पहले, 30 साल नहीं 40-50 साल पहले जब लोकतंत्र हमारे यहाँ पर आया था, तो गांव में मुखिया चुने जाते थे, तो जो वोट प्रणाली नहीं थी गांव में, आप आई थी उस समय, तो हाथ उठा करके हाथ उठा दिया थे, किसके पक्ष में किसके, कुछ निर्विरोध लोग हो जाते थे, भाई ईमानदार व्यक्ति इनको आप चुन लीजिए। मैं उस अवस्था को मान सकता हूं कि वो अवस्था जो है समाज की हो सकती है। एक बात और कह रहा हूं कि जब हमारी व्यवस्था जो बाबा ने कॉन्सेप्ट दिया है, मैं तो यही मान रहा हूं कि 4 व्यवस्थाएं यदि लागू हो जाती हैं, मैं उसको लोक स्वराज्य मान लेता हूं। पहले तो ये बड़ा चिंतन, और मैंने मंच से, अभी परसों मेरा कार्यक्रम रहा तो मैंने मंच से ये बात रखी, सबने इसको स्वीकार भी किया था कि भाई संविधान सभा बनी थी, तो संविधान सभा बनने के बाद जो है उसको भंग क्यों कर दिया गया? आज जो हमारे नेता संसद जो मनमानी करती है, जैसे कानून बनाते हैं, शायद अगर संविधान सभा रही होती तो जो है वो वक्फ बोर्ड नहीं आता, हिंदू कोड बिल नहीं आता, क्योंकि एक समीक्षा करते हैं उस पर भी कानून आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट बाबा ने दिए या लोक स्वराज पूरा, मैं तो उन्हीं को मान रहा हूं, बाकी नहीं देख रहा। कोई समाजवाद हो सकता है, जैसे ब्रजेश जी ने कहा कि वो कल्पना ही कह सकते हैं, ये वास्तव में वही चीज है। और ये 4 चीजें यदि लोकतंत्र में लागू हो जाए, या जो व्यवस्था है, परिवार को अपना, ग्राम सभा का अपना एक संविधान, एक व्यवस्था है, अपने निर्णय कुछ है, दूसरी चीज एक संविधान सभा का, केंद्रीय संविधान सभा का निर्माण हो जाए, और सुरक्षा और न्याय कर विशेष जो है
क्योंकि मैं समझ रहा हूं लोकतंत्र पे इतनी बड़ी आबादी में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा देना भी एक अलग से कोई कॉन्सेप्ट तैयार हो, या बाबा के दिमाग में कुछ हो सकता है भाई सुरक्षा ये हो सकती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ना तो सिपाही दिया जा सकता, ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में कोई घटना हो गई, घर से निकल के जा रहा हूँ, वो व्यक्ति दुश्मनी बहाने बैठा है, निकल के आ गया, मुझ पर हमला कर दिया, तो ऐसे में 100% सुरक्षा का जो है वो कैसे करके उसका भरोसा दिया जा सकता है। हाँ, न्याय का दिया जा सकता है कि भाई आपके साथ ये घटना तो हो गई, लेकिन न्याय की हम 100% गारंटी दे सकते हैं। तो जो समाजवाद है, मैं उसमें 4 ही चीज अंतिम बात बोल रहा हूं, देख रहा हूं, और उसी को मैं लोक स्वराज्य के स्वरूप में मान रहा हूं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। आप सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। हमारे पूज्य गांधी जी, लोकनायक जयप्रकाश जी और माननीय राम मनोहर लोहिया जी सब ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय उस वक्त की जरूरत को पूरा किया। वीर भोग्या वसुंधरा, जब धरा पर जैसे लोगों की जरूरत होती है, धरती उन्हें उत्पन्न करती है। और गांधी जी की सिर्फ पूरे जीवन में देखा जाए तो सिर्फ यहीं पर वो हार गए थे। बाकी और जगहों पर अंग्रेजों से लड़ने में वो कभी नहीं हारे। उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह छकाया और वो उनसे जीतते गए। लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए अधिकार देने की, क्योंकि इस विषय पे वो विचार ही नहीं किए थे कि मैं किसी को अधिकार के लिए, मैं किसी को अधिकार दूंगा या अधिकार के लिए चिन्हित करूंगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि जो उनके साथ में लगे हुए लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो उनके साथ में लगे हुए थे, उनको उन्होंने अधिकार दे दिया। जबकि कोई भी संत महात्मा जो अपनी गद्दी देते हैं या समाज सुधारक जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना है, वो हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं कि उनके अगल बगल रहने वाले लोग कोई भी अधिकार ऐसा ना पा जाए जिससे वह जिस तरफ मूवमेंट चल रहा है उसको वो खा जाए। चापलूसी एक ऐसी चीज है जो लगभग लगभग सभी को जाने अनजाने में पसंद होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वाक्यपटु थे, पढ़े लिखे थे, बेहद सिंसियर व्यक्ति थे, और उन्होंने अंग्रेजों को भी अच्छी तरीके से समझा और समझा के रखा, और महात्मा गांधी जी को भी अच्छी तरीके से समझा और समझा के रखा। लेकिन जो महात्मा गांधी के प्रतीक थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो उनके सच्चे उत्तराधिकारी थे, वो उस चापलूसी में, उस समझने समझाने की प्रक्रिया में आते नहीं थे, क्योंकि वो महात्मा गांधी ही थे। वो बिल्कुल उनसे एक कदम आगे बढ़ के चलते थे। जो बातें वो दुनिया को कह रहे थे, समझा रहे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसे जी रहे थे, और दूर से महात्मा गांधी उनको देख भी रहे थे। लेकिन चयन में गड़बड़ी हुई, अधिकार उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया, और जब उन्हें एहसास हुआ इस बात का तो उन्होंने उनको बुलाया भी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हम लोगों की भूमि से थे, वो गए वहां पर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये पता था कि अगली सुबह महात्मा गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चुनाव करेंगे। सुबह सुबह उनकी हत्या हो जाती है, और रात में पहुंचे हुए राम मनोहर लोहिया, उनकी हत्या होने के बाद वो फिर
पुनः दिल्ली से लौटाते। और वो अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस समय समझ लिया था, और वो जीवन पर्यंत उनका विरोध करते रहे। लेकिन जब आपके साथ रहने वाला व्यक्ति अधिकार पा जाता है तो वह आपसे भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उस पे नियंत्रण आप ही रख सकते हैं। दूर बैठे हुए व्यक्ति को जब आप अधिकार देते हैं तो जो आपके साथ बैठे हुए लोग हैं, जो आपसे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं, क्योंकि वो आपको भी जान गए हैं, आपकी गलतियों को भी समझ गए हैं, आपकी भावुकता को भी समझ गए हैं, तो वो उसका परीक्षण तो करते हैं। जैसे मोदी जी आज योगी जी का बहुत अच्छे से परीक्षण करवा सकते हैं, उनके ऊपर पूरा दबाव बना सकते हैं। लेकिन अगर वो अमित शाह को मौका दे देंगे तो वो मिट जाएंगे। तो यह एक सिर्फ एक उदाहरण भर है। हमारे यहाँ पुरातन संस्कृति में यह प्रथा रही है। गुरु अपनी गद्दी देने से पहले दूर बैठे हुए शिष्यों को देखते थे और मन ही मन चयन कर लेते थे कि यह मेरा उत्तराधिकारी है, और उसको उत्तराधिकार देते थे। साथ रहने वाले लोगों को उस पे परीक्षण करवाते थे, उनको मौका नहीं देते थे जो उनके साथ रहते थे, और वह खुद खत्म होते थे और उनको खत्म कर देते थे। उस गोल के किसी भी व्यक्ति को अधिकार कतई नहीं देते थे जो उनके साथ रहते थे, क्योंकि वो जानते थे इस बात को कि अगर इन्हें दे दिया गया अधिकार तो यह पद्धति मिट जाएगी। यही बात महात्मा गांधी जी से गलती हो गई, और उन्होंने वह मौका, वह अधिकार अपने एकदम साथ रहने वाले व्यक्ति को दे दिया और वह मिट गए। हम लोगों को आज उनसे यह चीज सीखनी चाहिए, यह जानना चाहिए कि साथ रहने वाले लोगों को ऊपर किस तरह से नजर बना के रखी जाए और उन्हें कैसे एक दिशा दिया जाए और अपने उत्तराधिकार कैसे ट्रांसफर किए जाए, ये है जो हमें हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। बाकी आज की डेट में उन्हें अच्छा भला बुरा कहने से कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। बाकी के साथी बताएं। नमो नमः। जी बताइए आदरणीय। धन्यवाद। आज चर्चा जयप्रकाश जी नारायण, जो लोक नायक थे और लोक नायक ये आवाज नहीं आ रही है। यह उनका सबसे बड़ा जो है कि उपलब्धि। तो अलग व्यक्ति हो जाते हैं तो एक उनको ईमानदार शासक कह सकते हैं। अब यहाँ पर विनोबा भावे का भी उल्लेख है। विनोबा भावे एक संत व्यक्ति थे। मंगला प्रसाद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए तब तक मैं थोड़ा सा रख देता हूं। जी बाबा जी। आज का जो विषय है 829। 829 का चैप्टर पूरा का पूरा जयप्रकाश नारायण पर है। इसमें पहली बात ये लिखी गई है कि जयप्रकाश नारायण एक विचारक थे। मुरारजी देसाई
विचारक नहीं थे। मुरारजी देसाई प्रशासक थे, अच्छे प्रशासक। मुरारजी देसाई उच्च चरित्रवान थे, लेकिन मुरारजी देसाई विचारक नहीं थे, चिंतक नहीं थे। ये पहले कोटेशन में बताया गया है। जबकि जयप्रकाश नारायण, प्रशासक के बारे में तो कहा नहीं जा सकता है कुछ भी, प्रशासक तो नहीं थे वे, लेकिन चिंतक थे, मौलिक चिंतन करते थे। ये पहले कोटेशन में मुरारजी के साथ तुलना की गई है। उसके बाद दूसरा कोटेशन है कि जयप्रकाश और विनोबा भावे, इन दोनों में बहुत अंतर रहा है। विनोबा भावे संत थे, समाज सुधारक थे, परिवर्तनकारी नहीं थे। सुधार करना और परिवर्तन करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जयप्रकाश नारायण समाज सुधारक नहीं थे। जयप्रकाश नारायण संघर्षशील थे, बदलाव करने वाले थे। इसलिए जब विनोबा जी को यह नेहरू जी ने आश्वासन दे दिया कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही मैं करूंगा, अब तो सरकार हमारी है, आप समाज में समाज सुधार करिए, तो विनोबा जी ने ग्राम स्वराज्य की भी परिभाषा बदली। ग्राम स्वराज्य की परिभाषा दी गई थी पहले, गांधी जी ने दी थी स्वराज्य ग्राम, विनोबा जी ने कर दिया आदर्श ग्राम, स्वावलंबी ग्राम। ये स्वावलंबी ग्राम और आदर्श ग्राम, ये ग्राम स्वराज्य की परिभाषा नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण जब स्वतंत्रता के बाद उन्होंने मार्क्सवाद छोड़ा, किन परिस्थितियों में छोड़ा ये सब कोई हमको भी पता नहीं है ज्यादा, लेकिन उन्होंने, जैसा अभी बता रहे थे कि 1952 में उन्होंने छोड़ा मार्क्सवाद। 1954 में उन्होंने एक पतली सी किताब लिखी थी, जिस किताब को हम लोगों ने 1994 में हजारों की संख्या में हम लोगों ने बंटवाया उस किताब को, लोक स्वराज्य। उस लोक स्वराज्य किताब को पढ़कर मुझे लगा कि जयप्रकाश जी की सोच गांधी से भी लोक स्वराज्य के प्रति गांधी की तुलना में भी अधिक साफ थी, क्योंकि जयप्रकाश ने ही उस किताब में लिखा है कि 5 विभाग केंद्र सरकार के पास रहना चाहिए, बाकी कोई नहीं रहना चाहिए। ये बात लिखी गई है 1954 में। आज हम लोग कह रहे हैं तो कोई उसको समझने को तैयार नहीं है, लेकिन जेपी ने, और जेपी ने ही लिखी है, बाकी किसी ने और किसी ने नहीं लिखी। तो जयप्रकाश और विनोबा जी के बीच में हमेशा मतभेद रहा, शुरू से अंत तक, क्योंकि विनोबा जी समाज सुधारक थे और जयप्रकाश संघर्ष करने वाले जीव थे।
ये दोनों के बीच में एक अंतर था। अब एक अंतर और था कि जयप्रकाश जी, लोहिया जी, बिनोवा जी, इन सब के बीच एक फर्क था। जयप्रकाश जी यह चाहते थे कि सत्ता से दूर रहा जाए, लेकिन सत्ता पर अंकुश रहना चाहिए। जैसा पुराने जमाने में, तो शास्त्री जी अभी बता रहे थे कि पुराने जमाने में यही था। तो सत्ता से तो दूर रहा जाए। ब्राह्मण क्या करते थे? ब्राह्मण कभी राजा नहीं बनते थे, लेकिन नीतियों पर पूरी निगरानी करते थे। तो जयप्रकाश की सोच भी यही थी कि नीतियों पर पूरा नियंत्रण रहे राजा पर। बिनोवा जी राजनीति से दूर रहना चाहते थे, नियंत्रण भी नहीं करना चाहते थे, राजकाज से ही दूर, पूरा कोई मतलब नहीं है हमको। बिनोवा जी की गलती के कारण ही आज सारी जो गुलामी सरीखा दिख रहा है आपको, इसमें गलती बिनोवा जी की थी। तो जयप्रकाश और बिनोवा के बीच में ये अंतर था। लेकिन लोहिया जी का कहना यह था कि राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर अंकुश नहीं, राजनीति में घुसकर राजनीति पर अंकुश किया जाए। दूर रह करके क्या होगा? तो ये तीनों के बीच में सैद्धांतिक फर्क था। जयप्रकाश और लोहिया और बिनोवा, तो इन तीनों को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। जयप्रकाश की भूमिका ये प्रत्यक्ष भूमिका तो उस समय आई है बिहार आंदोलन में, गुजरात बिहार आंदोलन जो शुरू हुआ, प्रत्यक्ष भूमिका आई है। लेकिन उसके पहले लगातार बिनोवा जी के साथ उनका नहीं पटता था, लेकिन चूंकि वो सर्वोदय में थे, सर्वोदय में थे तो वो विरोध भी नहीं करना चाहते थे। बाद में भी जब जयप्रकाश जी ने आंदोलन करने की बात शुरू की तो बिनोवा जी अड़ गए। वोटिंग हुआ, वोटिंग में बिनोवा जी हार गए, जयप्रकाश जीत गए। फिर भी बिनोवा जी नहीं माने, बोले कि चाहे जो भी हो, मैं तो तुम्हारा विरोध करूंगा ही। और उन्होंने किया भी। ये दोनों के बीच में सैद्धांतिक अंतर था, जयप्रकाश, बिनोवा और लोहिया के बीच। अब एक सवाल आता है कि लोहिया का समाजवाद, गांधी का समाजवाद और लोहिया का समाजवाद ये अलग अलग है। गांधी का कहना यह था कि सारी शक्ति गांव को दे दो। गांधी जी ने दो बातें कही हैं। पहला, लोकतंत्र बांझ और वैश्या है, लोकतंत्र से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिस तरह बांझ और वैश्या से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी
कि राज्य हमारे लिए एक अनिवार्य बुराई है। दो शब्द थे उसमें, अनिवार्य। इसका मतलब कि इसको विनोबा जी ने भी साफ किया है कि हम शासन रहित नहीं होंगे, शासन मुक्त होंगे। जैसा आचार्य सुनील देव जी जो कह रहे थे, उसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। समाज को सारी शक्ति दे दी जाएगी। समाज यानी परिवार, परिवार को सारी शक्ति दे दी जाएगी, लेकिन राज्य रहेगा, क्योंकि समाज दंड तो दे नहीं सकता किसी को। तो दंड तो देने के लिए राज्य की जरूरत पड़ेगी ही। ये दोनों के बीच में उनका, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था विनोबा जी ने, कि जैसे गाड़ी में ब्रेक, तो गाड़ी में ब्रेक तो रहना चाहिए, लेकिन ब्रेक को लगना नहीं चाहिए जब तक कि उसको न लगाया जाए। तो हम ब्रेक रहित गाड़ी के पक्ष में नहीं हैं। ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक मुक्त गाड़ी चलनी चाहिए। ये उनका उदाहरण था अपना, ये वो कहते थे। लेकिन लोहिया जी का समाजवाद, गांधी जी का, जयप्रकाश का समाजवाद अलग था। उनका समाजवाद था कि सारी शक्ति, मतलब दंड देने की छोड़कर सारी शक्ति आप गांव को दे दीजिए। आर्थिक और शासनीय, शासन की करने की शक्ति, राजकीय और आर्थिक दोनों का आप अकेंद्रीकरण कर दीजिए। गांव के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को जैसा चलाना चाहे चलाएं। इसीलिए विनोबा जी ने कहा था कि किसी गांव के लोग अपने गांव की संपत्ति को आग लगाना चाहें तो उनको लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये है स्वराज्य। ऐसा विनोबा जी गांधी जी का था। लोहिया जी का ये नहीं था। लोहिया जी कहते थे चौखंबा राज्य, मतलब निर्णय करेगा गांव, सब प्रकार के निर्णय वो तो गांव करेगा, लेकिन अर्थनीति का वो उस तरह विकेंद्रीकरण नहीं चाहते थे जैसा गांधी और विनोबा चाहते थे। लोहिया जी का था दाम बांधो, सरकार दाम बांधे। तो वे अर्थनीति में सरकार का दखल चाहते थे। लेकिन ये बाकी लोग जो थे, जयप्रकाश, विनोबा, गांधी, ये अर्थनीति में सरकार का दखल नहीं चाहते थे। गांधी जी ने जो बड़ी भारी गलती की, उस गलती को कोई सुधार नहीं पाया। विनोबा जी से तो सुधारने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और जेपी भी उसको सुधार नहीं सके, लोहिया भी सुधार नहीं पाए। गांधी जी ने एक गलती कर दी थी, न्यूनतम शासन। तो न्यूनतम नहीं, न्यूनतम शासन तो ठीक था, न्यूनतम बल प्रयोग, राज्य को न्यूनतम बल प्रयोग करना चाहिए, ये गांधी जी का था। लेकिन वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। इसी के फलस्वरूप सारी गड़बड़ियां पैदा हुई समाज में, इस एक सिद्धांत के कारण।
सोशलिस्टों की सरकार बनी थी कहीं शायद केरल में या कहा सबसे पहले, पट्टन थानु पिल्लई कुछ नाम या जो भी नाम रहा होगा, उनकी सरकार बनी और आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया, आग लगानी शुरू कर दी, कई जगह हिंसा शुरू हो गई, सरकार ने गोली चलाई। ठीक किया सरकार ने, लेकिन लोहिया जी ने दखल दे करके रिजाइन करवा दिया मुख्यमंत्री से। यहीं से शुरू हो गया न्यूनतम बल प्रयोग, और उसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं, न्यूनतम बल प्रयोग का। इसी तरह गांधी जी ने एक गलती और की है कि गांधी जी ने यह लिख दिया, कहीं पर लिखा होगा कि गांधी जी ने लिखा कि अगर मैं तानाशाह होता तो एक कलम से तुरंत शराब बंद कर देता। शराब बंद करने का काम, एक तरफ आप कह रहे हैं ग्राम स्वराज्य और दूसरी तरफ सरकार को कह रहे हैं कि शराब सरकार बंद करेगी, छुआछूत सरकार बंद करेगी, फिर ग्राम स्वराज्य क्या होगा? जब सरकार ही छुआछूत को बंद करेगी, कानून के द्वारा ही बंद होगी छुआछूत, तो फिर ग्राम स्वराज्य का क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट। इस बारे में जयप्रकाश जी और क्लियर थे। ये सब थोड़ी सी दुविधा थी। इन्हीं सब के कारण आज समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ बात बताई है। आप चूंकि कई बातें इसमें विरोधाभासी आपको लगी होंगी, आप पूछिएगा तो और थोड़ा सा मैं भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा इस विषय पर। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो बताएं। हमारा एक प्रश्न है। जी हाँ, बताइए। राज्य जिन जिन व्यवस्थाओं में उचित है, अभी 78 साल के जो है कि लोकतंत्र में देखा जा सकता है कि राज्य जिन जिन व्यवस्थाओं में अच्छे ढंग से संभाल रही है वह संभालती रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे, जैसे जो है कि न्याय व्यवस्था का निचला स्तर, जो आपसी जो है कि विवादों का निपटारा, यह जो है कि लोक स्वराज्य को में दे देना चाहिए, अभी का भी, तुरंत का तुरंत ग्राम समाज को दे देना चाहिए। क्योंकि जब आप उसको निपटारा ही नहीं कर रहे हैं तो उसको त्याग देना चाहिए। और जो चीजों देख रहे हैं कि जो राज्य के द्वारा देना नहीं उचित है, या जन सुविधाएं वगैरह, तो उसको भी जो है कि आप लोक स्वराज को दें, इस ढंग से बंटवारा किया जाए, मैं ठीक जहां है, तक समझता हूँ। ठीक है। अभी अभी आपको 5 मिनट बाद आप अपनी बात रखिएगा, हम्म। उसमें आप अपनी पूरी बात रखिएगा ना, क्योंकि आपका उस समय बंद हो गया था माइक। हाँ हाँ। लेकिन ठीक। कोई प्रश्न हो तो बताइए किसी का। हमारा प्रश्न यही था कि राज्य और लोक स्वराज इस तरह से बंटवारा क्यों न किया जाए। नहीं, वो तो ठीक है ना, तो आप बताएंगे तो लोग उसको समझेंगे। जो बात मैं बोला हूं उस पर अगर प्रश्न हो श्रीकांत जी का, सुनील देव जी या और कोई भी। बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। ऐसा है कि आप बिल्कुल ये सही बताया कि विनोबा भावे और जेपी में पटता नहीं था। ये सही बात है। अंतिम दिनों में जब जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन में आए तो विनोबा भावे विरोध कर रहे थे।
ये भी सही बात बताए। जो जो गांधी जी का समाजवाद आप लोग खोजते हैं वो थोड़ा सा बात पछता नहीं है, क्योंकि गांधी जी का तो एक बात पढ़ाया जाता है किताब में, इंटर के किताब में है, ट्रस्टिज्म पढ़ने का उनको 12th में। तो गांधी जी कहीं से भी सोशलिस्ट लीडर नहीं थे, सोशलिज्म नाम का कोई चीज जो, लोहिया जी सोशलिस्ट है, जेपी सोशलिस्ट है। तो जेपी का जो सोशलिज्म था जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित था, और लोहिया जी का गांधी जी से प्रभावित था। अब गांधी जी का कह रहे हैं कि आप डिफरेंसेस था लोहिया से, नहीं था। गांधी जी का अधिक करीब लोहिया जी ही थे। जयप्रकाश नारायण उतने करीब नहीं थे, चूंकि ये मार्क्सिस्ट था मेंटली जयप्रकाश नारायण। ठीक है। हाँ, बताइए एक ब्रजेश प्रश्न है जी। बाबा। आचार्य जी कुछ पूछ रहे हैं जी, बताइए आचार्य जी। हाँ, हाँ, बताइए। एक प्रश्न बन रहा है बाबा, जैसे आपने कहा था कि राजनीति में रह करके राजनीति को केंद्रित किया जाए, ये लोहिया जी का विचार था। और जयप्रकाश जी का था कि राजनीति से बाहर रह करके राजनीति को केंद्रित किया जाए। तो इससे क्या, इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे, या इससे हम कैसे समझें? जैसे जो लोग राजनीति में हैं तो वो कैसे इसका विशेष सहयोग जैसे कर आप सकते हैं? जी। हाँ, जैसे आप मेरे को समझिए जी। कि मैं राजनीति से दूर रहकर जी। और पूरा राजनीति करता हूं। जी। आप हमको वोट देना मैं बंद किया हूं दिसंबर 84 में। जी। दिसंबर 84 के बाद मतदाता सूची में मेरा नाम 3-4 जगह होगा। जी। अब तो सुधर जाएगा तो एक हो जाएगा, लेकिन 3-4 जगह होगा और मैं कहीं भी वोट देने नहीं गया। जी। एक बात। दूसरी बात कि मैं हमेशा पक्षधर रहा, मतलब नेहरू परिवार का विरोधी रहा और इनका समर्थक रहा। मनमोहन सिंह का समर्थक रहा या नरसिंह राव का समर्थक रहा, लाल बहादुर शास्त्री का समर्थक था, और नरेंद्र मोदी और वर्तमान जो सरकार है इसका भी खुला समर्थक हूं। जी। लेकिन चुनाव में कहीं मैं कुछ भी, कोई दखल नहीं देता हूं कभी भी। जी। तो राजनीति से तो दूर हूं, लेकिन राजनीति में पूरा हस्तक्षेप है। ब्राह्मण का यही बताया गया है पुराने जमाने में भी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की भूमिका वही रखी गई है जो मैं आपको बता रहा हूं। जी। लेकिन लोहिया जी राजनीति में थे, जी। चुनावी राजनीति में। जयप्रकाश जी नहीं थे कहीं। जी। जी। बाबा जी। अच्छा, तो एक बात और विजय जी। हाँ, एक जैसे बात और। बाबा, जो ब्राह्मण वर्ग है, जैसे आपने उदाहरण दिया, ठीक है, मैं इससे, तो क्या समाज का प्रभाव उस पर होना चाहिए? समाज उसके साथ होना चाहिए, या समाज का प्रभाव, जैसे यदि राजनीति में तो है नहीं वो व्यक्ति ब्राह्मण, जब राजनीति में नहीं है तो राजनीति कभी मतलब बेअंकुश होती है, तो अब उसके हाथ में कोई शक्ति है नहीं, तो अंकुश कैसे दे? तो क्या हाँ, समाज को? वो मैं आपको बताता हूँ। जी। उसका सिस्टम था बना हुआ जी। कि जो ब्राह्मण होता था, जी। ब्राह्मण नीतियां बनाता था, जी। जी। क्रियान्वयन में उसका हस्तक्षेप नहीं था। जी। तो पॉलिसी बनाने में ब्राह्मण की भूमिका मानी जाती थी। जी। एक एक तो ये था। अब प्रश्न आता है कि पुराने जमाने में लोकतंत्र तो था नहीं। जी। उस समय अगर ब्राह्मण की बात राजा नहीं मानता था, जी। मान लीजिए,
कि ब्राह्मण कुछ कर तो सकता नहीं है, तब ब्राह्मण समाज को इंगित करता था। जी मतलब ब्राह्मण वर्ग का समाज पर इतना प्रभाव होता था उस समय जी कि लोग, समाज के लोग ब्राह्मण वर्ग की बात आंख बंद करके मानते थे। जी तो राजा डरता था। जी। तो उस ब्राह्मण के पास सिर्फ एक शक्ति थी कि अगर राजा नहीं मानेगा, ज्यादा परेशान करेगा, तो हम समाज के सामने जाएंगे। जी ठीक। यही होता था उस समय। नहीं ठीक है, ये स्पष्ट हो गया कि समाज से जुड़ाव रहता था और समाज की शक्ति उसके साथ होती थी। हाँ, जी समाज की शक्ति ब्राह्मण के पास होती थी। ठीक। हाँ, बताइए ब्रजेश जी। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न है। गांधी जी जो है वह सामाजिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता दोनों की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर गांधी जी के पास केवल एक ही काम रहता, तो जिस प्रकार गांधी जी की लोकप्रियता थी, मुझे लगता है कि गांधी जी लोक स्वराज्य लाने में अधिक सफल होते जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की तुलना में। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है। लेकिन अगर गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ते, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, जी तो गांधी जी सफल ही नहीं हो पाते फिर। जी गांधी जी जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को जोड़कर सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो गांधी जी का मानना यह था कि जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिल जाएगी, तब हम सामाजिक स्वतंत्रता दे देंगे। तो गांधी जी, लेकिन बाकी सारे जो राजनेता थे, सरदार पटेल, पंडित नेहरू या अन्य जितने भी नेता थे, वो सब सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। और इसलिए गांधी जी के मरने के बाद इन लोगों ने नारा दिया कि स्वराज्य तो प्राप्त हो गया, अब देश को सुराज्य चाहिए। आपको एक घटना खाली बता दें कि हम लोगों ने रामानुजगंज में कई जगह लिखा था, हमें सुराज्य नहीं स्वराज्य चाहिए। जब अडवाणी जी की यात्रा निकली, तो अडवाणी जी का नारा था कि हमें सुराज्य चाहिए। अब जहां हमारा नारा लिखा हुआ था, वहीं अडवाणी जी की आम सभा होनी थी रामानुजगंज में। तो भाई अब सब लोगों ने कहा इसको मिटा दीजिए। तो उनका भाई मिटाना तो संभव उचित नहीं है, संभव भी नहीं है, मिटाएंगे तो नहीं। लेकिन चलिए आप उसके सामने पर्दा लगा दीजिए, उनकी नजर भी नहीं पड़ी, क्या मतलब है। तो पर्दा लगा दिया गया। तो इनका नारा था सुराज्य, गुड गवर्नेंस। हम लोगों का नारा था सेल्फ गवर्नमेंट। ये दोनों के बीच में अंतर था। जी। कोई और साथी बताएं कि कोई प्रश्न है या कोई हाँ, बात है तो। कोई प्रश्न हो तो रखिए, नहीं तो फिर आप अपनी बात शुरू करिए, फिर तो मंगला प्रसाद जी बोलेंगे। बाबा जी, मेरा एक प्रश्न और है। हाँ। एक बार जो है बबलू केसरवानी जी बोल रहे थे, इस सतयुग में जो राजा थे वो ब्राह्मण कहे जाते थे। त्रेता युग में, राजा, जी, राजा को सतयुग में राजा ब्राह्मण के यहाँ जाते थे, और त्रेता युग में ब्राह्मण राजा के यहाँ जाने लग गए, और द्वापर में ब्राह्मण राजा के यहाँ रहने लग गए, और कलयुग में ब्राह्मण ही राजा बनने का प्रयास कर रहे हैं।
होगा भाई। अब देखिए, उस समय का इतिहास हमको पता भी नहीं है कि जी समय क्या था। मैंने शास्त्रों के आधार पर एक बात कही थी। जी जी हाँ, ठीक। बताइए। एक प्रश्न है मेरा आप लोगों से, मुनि जी से भी, कि जो जेपी जी पर जो आरोप लगता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा से थे, तो ये जब तक अमेरिका में रहे तो विचारधारा प्रभावित थे, मगर जब 1929 में भारत आए तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। जबकि कोई कम्युनिस्ट पार्टी और ऐसा कोई बिलों पे किए नहीं कभी। हाँ, कांग्रेस के अंदर ही एक गुट जरूर बनाए थे, जिसका नाम शायद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दिया था। एक मतलब गुट था, कोई पार्टी नहीं बनाए थे ये। कांग्रेस सोशलिस्ट गुट बनाए थे उसी के अंदर, तो रहे थे कांग्रेस में ही लमसम 48 तक। इस हाँ, पर कुछ ठीक। क्लियर करेंगे? नहीं, ठीक, तो कांग्रेस में तो थे ही। जेपी की बात हो रही है ना? जी हाँ, जेपी की। हाँ, तो तो जेपी फिर तो इन पर कांग्रेस कम्युनिस्ट में थे। कम्युनिस्ट विचारधारा होने का आरोप कैसे लगता है मुनि जी? नहीं, जेपी देखिए, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस में सब विचारधारा के लोग थे। सब विचारधारा के लोग भी थे, और कम्युनिस्ट पार्टी भी अलग थी। जी लेकिन जैसे अब अशोक मेहता, तो अशोक मेहता भी कांग्रेसी थे। और ये जो बीजेपी के शुरुआत करने वाले थे, वो भी कांग्रेसी थे। जी कांग्रेस में तो संघ के जो शुरुआत किए थे, हेडगेवार जी, वो भी शुरू में कांग्रेस में ही थे। जी जी कांग्रेस से निकल करके उन्होंने फिर कुछ दिन वो सावरकर के साथ रहे, और जब सावरकर से उनको नहीं पटाया, जो भी हुआ होगा, तब उन्होंने संघ बनाया। एक तरह से कांग्रेस में तो करीब करीब सब विचारधाराओं के लोग थे, और कुछ लोग अपना अपना अलग भी बना लिए थे। ये था उस समय। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे जेपी, थे तो नहीं, कांग्रेस में। जेपी का ठीक बता रहे हैं, कांग्रेस थे, मगर इन्होंने जो अलग गुट बना रखा था, है ना, हाँ, उसी में कांग्रेस सोशलिस्ट के नाम से, तो उस गुट में हम देख पा रहे हैं कि इसमें जयप्रकाश नारायण जी, राममनोहर लोहिया जी भी आते थे उसी गुट में। नरेंद्र देव जी और दो चार लोगों का भी इस प्रकार से नाम आता है। तो आचार्य नरेंद्र लोहिया देव और जेपी, इन जी दोनों हाँ। का अच्छा नहीं पटता था शायद। मगर लोहिया जी भी तो इन्हीं के गुट में थे उस वक्त। हाँ, चलिए, अब आप अपना आगे बढ़ाइए ब्रजेश जी। ये 1935 की बात है, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ना। और फिर ये 1952 में परसोपा बना। परसोपा के पहले जनरल सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण ही थे, उन्नीस सौ जी हाँ, ठीक बावन कह में। रहे हैं आप। उन्नीस सौ आप ठीक कह बावन रहे में हैं। हार हो गया, तो ये विनोबा। तो सोशलिस्ट पार्टी में दो हो गया था। एक झोपड़ी छाप, एक बरगद छाप। तो हम लोग झोपड़ी छाप से चुनाव लड़े थे उस समय, सोशलिस्ट पार्टी से। तो ये अलग अलग था दोनों। चलिए, अब मंगला प्रसाद जी, आप बताइए अपनी बात। नमो नमो। हम यह बात कर रहे थे कि देखिए, राज्य अपनी व्यवस्था में जो वो कुछ कराए, इसमें पूरी व्यवस्था राज्य के हाथ में ही है, चाहे जो भी हो। लेकिन हम यह सोचते हैं, जो जो व्यवस्थाएं राज्य नहीं कर पा रही है, प्रशासनिक तंत्र नहीं कर पा रही हैं, उनको जो है कि समाज को देना चाहिए, क्योंकि समाज की पहले भूमिका वहां मजबूत थी।
कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जैसे संसदीय व्यवस्था, संसद चलाने की व्यवस्था सरकार नहीं चला पा रही है, तो वहां पर एआई मॉडल को जो है कि लोकसभा स्पीकर बनाया जाए। एक अल्बानिया देश है, वहां पर जो है कि उसी को स्पीकर बना दिया गया, कंप्यूटर को ही, यानी कि उस रोबोट को। तो वहां की सारी व्यवस्था सिस्टम बड़ी तेजी सुधरी, माने मुख्य जो है कि कार्यकारिणी मंत्रालय जो है कि उसी रोबोट को दे दिया गया। तो वह सारे मंत्रालयों को जो है कि सर्टिफाइड वही करती थी, करने लगे। अब सारी व्यवस्थाएं वहां सुधर गई। तो हम समझते हैं कि उन व्यवस्थाओं पर जहां पर यह वर्तमान जो आधुनिक लोकतंत्र है और उसको जो है कि हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, जैसे संसदीय चर्चा, उसमें जो विधेयक इत्यादि पारित होते हैं, तो उसमें जो है कि एआई मॉडल को जो है कि स्पीकर पद दे देना चाहिए, क्योंकि एआई मॉडल जो है कि एकदम निष्पक्ष होता है। अक्सर सरकार के ऊपर जो है चर्चा कराने में पक्षपात का आरोप लगा देते हैं, तो आप एआई मॉडल को बैठा देना चाहिए। न्यायपालिका जो है कि घरेलू मामलों में और छोटे स्तर के मामलों में हल करने में व्यवस्था नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पर जो है कि जातीय समाज और ग्राम समाज को यहाँ अधिकार दे देना चाहिए, वो मुद्दे अपना हल करें और उसी पर उनका अपना अधिकार है। उसी तरह जो है कि जो जन सुविधाएं देने के मामले में है, जिसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, हाँ, तो कुछ ऐसी चीजें जो है कि देना चाहिए सहकारी समितियों को, या जो है कि वितरण इत्यादि को, सरकारी इत्यादि को, तो वहां पर सहकारी समिति को दे देना चाहिए। जैसे कंस्ट्रक्शन इत्यादि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर उनको निजी कंपनियों को दे देना चाहिए, निजी कंपनियां उसको बढ़िया चला पाती हैं। तो इस ढंग से जो चीज को जो बढ़िया चला पाता, इस ढंग से यदि उसको विभागों का बंटवारा किया जाए, तो समझता है कि सारी व्यवस्थाओं में अच्छा, बहुत अत्यधिक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। देखिए, मुझे लगता है कि मंगला प्रसाद जी ने कुछ नया थोड़ा कंसेप्ट रखा है। कोई साथी इस विषय पर बोलना चाहें या बात को बढ़ाना चाहें तो बताएं। एक उदाहरण मैं देना चाहता था, मगर थोड़ा सा लाइन से हट के है, जी अनुमति कोई हो तो मैं कुछ कहूँ। क्या था, अभी जो 2 दिन पहले जो गांधी जी के लड़के पे जब चर्चा हो रही थी, तो जी मैं गांधी जी के पिता करमचंद गांधी का जीवनी निकाल रहा था। तो उनकी 4 शादियां हुई, ऐसा एआई से ही बताया हमें। एआई ने बताया कि उनकी 4 शादियां हुई थी, जिसमें दूसरी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और महात्मा गांधी का पत्नी का भी नाम कस्तूरबा गांधी था। जब हम एआई से बार बार चेक किए, तो करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के बारे में जानकारी नहीं दे पाया। मैं जब जानकारी मांगता था उससे कि कस्तूरबा गांधी जो करमचंद गांधी की पत्नी थी, उसकी आप हमको डिटेल दीजिए, वो मेरे को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का डिटेल दे दे रहा था। तो इस प्रकार से तो एआई हमारी भाषा समझ नहीं पाया रहा था। तो मतलब मशीनरी कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, वो सही जगह पहुंच जाए, ये जरूरी नहीं है। आदरणीय धन्यवाद। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो प्रश्न जो था ना बबलू हाँ केसरवानी जी का, जी। तो समय हो तो मैं सोच रहा हूँ उस पर थोड़ा सा बोलूं। जी बताइए आदरणीय। हाँ, देखिए, जो बोले थे कि सतयुग में ब्राह्मण जो है राजा ब्राह्मण के पास जाता था। जैसे यदि हम शास्त्रों के अनुसार देखें और इतिहास के अनुसार, तो 4,32,000 आयु कलयुग की है, और उससे दूनी कर दीजिए 8,64,000 द्वापर की, और त्रेता की जो है 17,28,000। यदि इसको हम गणना करेंगे आचार्य तो त्रेता की 12,96,000 वर्ष। सत्युग सत्युग जी 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 जी, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल ठीक। एक मतलब तिहाई हो जाएगा। हाँ, मैं वो सत्युग की बता दी, 17,28,000, तो 12,96,000। तो उसमें राम जी जो है वो अंतिम समय में लगभग हुए हैं, जैसे कृष्ण जी का समय हुआ है ठीक बता रहे त्रेता में। हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि राम जी के समय से इतिहास, उनके पहले से और पीढ़ी, इक्ष्वाकु वगैरह का भी इतिहास मिलता है।
लेकिन मैं देखता हूं कि उस समय ब्राह्मणों की दो दो वो थी। ब्राह्मण जो है वो राजा के यहाँ भी रहते थे न्याय व्यवस्था के अनुसार, और तपस्वी विचारक भी होते थे जंगलों में। जैसे हम वशिष्ठ जी को राम के यहाँ देखें, दशरथ के यहाँ देखें, तो वो एक सलाहकार के रूप में है, कुलगुरु करके उनके माने गए हैं। और वहीं विश्वामित्र को देखें, भारद्वाज को देखें, और अगस्त्य मुनि को देखें, और आपके वाल्मीकि जी को देखें, तो वो जो है राज व्यवस्था से अलग हैं। दूसरी उसी तरह से हम आ जाए इनके कृष्ण द्वापर में, तो यहाँ भी हम देखेंगे कृपाचार्य जी वहां पर है, द्रोणाचार्य जी राज व्यवस्था में है, लेकिन वहीं वेदव्यास जी देखिए आपको व्यवस्था से अलग दिखाई दे रहे हैं, और समय समय पर वो आते रहे हैं और सलाह जो है लेते रहे हैं। दूसरी तरह से कलयुग में इस चीज का थोड़ा सा अलग तरह से हम कह सकते हैं कि निस्तांतरण नहीं हो पाया कि किस तरह से जो है व्यवस्था, क्योंकि वो फिर जातिवाद में ज्यादातर बदल गई व्यवस्था। तो यहाँ तो स्पष्टीकरण हो सकता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार प्रत्येक माना गया, समानता के अधिकार पर कोई राजनीति कर सकता है, कोई कोई सा कर्म कर सकता है। मैं समझ रहा हूँ अपने समय से। जी जी ठीक है। देखिए मंगला प्रसाद जी ने जो बात कही और जो बबलू जी ने जो एआई पर बात कही, उस पर थोड़ा बोलना चाहूंगा। मेरा अनुभव ये कहता है कि एआई जो है वो अभी बिगिनिंग स्टेज में है। अभी वो घुटनों के बल चलने वाला बच्चा है, क्योंकि एआई मात्र 2.5 से 3 साल में अभी इतना एडवांस हुआ है। मुझे लगता है 2023 तक एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वो मोस्टली डिसीजंस जो है, बेटर डिसीजंस ह्यूमन से ज्यादा ले पाएगा। उसको फीड किया जा रहा है, और हो सकता है कि 2030 तक बहुत एडवांस हो जाए। जुडिशरी में अब जो है एआई का यूज किया जा रहा है। अब एआई काम कैसे करता है, अगर आप वो समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अभी इतनी गड़बड़ क्यों कर रहा है। वो गड़बड़ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डीप सर्च करता है। डीप सर्च करता है तो उसके पास थाउजेंड्स टाइप का डेटा मिलता है, और जब थाउजेंड टाइप का डेटा मिलता है तो वेरीफाई नहीं कर पाता है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। वहां पर एआई प्रॉब्लम अभी कर रहा है, लेकिन हो सकता है 7-8 साल में इस प्रॉब्लम को एआई जो है वो रिजॉल्व कर देगा और वो बेटर रिजल्ट देगा। अल्बानिया में धन्यवाद जो है सर। कि जो इसमें रोबोट प्रणाली लागू किए हैं और अत्यंत सफल हुई, और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बहुत ही जो है सफलता प्राप्त हुई। आर्थिक विकास वहाँ बहुत तेजी से बढ़े हैं और अपराध कम हुए हैं। जो सरकारी भ्रष्टाचार थे, सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो मॉडल को लागू किया है। लेकिन कुछ ही क्षेत्रों में या नहीं, विशेष अभी तौर ऑपरेशन, अभी ह्यूमन बॉडी का पर ऑपरेशन वगैरह, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन जो है वो हाँ, डॉक्टर की देख रेख में एआई जो है वो कर रहा है। अब रोबोटिक्स से भी ऑपरेशन धीरे धीरे किए जा रहे हैं, और वो इतना अच्छा टाँके लगा देता है शरीर के कि जितना अच्छा डॉक्टर नहीं लगा पाते हैं। और कहने का मतलब है कि हम सिर्फ उस विषय पर जहां पर सरकार फेल है, जहां पर सारी व्यवस्थाएं फेल, उसी स्थान पर एआई का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। संसदीय व्यवस्था में जो स्पीकर है वो फेल है अपने आप में। वो जो है कि संसद की उत्पादकता एकदम खत्म कर दी है। संवाद खत्म होने की स्थिति में हो गया है। तो यहाँ पर उस स्पीकर पद पर खाली जो है एआई को डाला जाए, वहां पर एक निर्वाचित भी लोकसभा अध्यक्ष हो, यदि उसकी बात नहीं मानी जाती तो वहां पर एआई को लागू किया जा सकता है। एआई को वहां पर जो है कि किसको कैसे साथ व्यवहार किया जाए, वहां पे एआई को व्यवस्थित किया जाता है। कुछ ऐसे मामलों में जहां पर सारी व्यवस्थाएं फेल है, वहां पर जहां जिन जिन व्यवस्थाओं में जहां जो व्यवस्था फेल हो गई, वहां पर उसके जो है कि जो उस व्यवस्था में ज्यादा उपयोगी है उनको लाया जाए। पिछले अनुभव को भी लिया जाए। पिछले अनुभव में कैसे जो है कि उन व्यवस्थाओं को वहां पर संचालित होता था। हमारे समाज में जो ग्राम समाज था और जातीय समाज था, न्याय व्यवस्था में जो निचले स्तर का था उसमें बहुत सफल रहा था। सुबह का फैसला शाम तक ले लीजिए। तो वहां पर उन चीजों को उनको पुनः प्रदान दिया जाए, कहने का मतलब यह है। जी जी ठीक है। ये मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। जी बताइए आदरणीय। जैसे एआई के विषय में थोड़ा बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एआई एक मशीन ही है या उसका अपना कोई बौद्धिक स्तर उसका अपना है, कोई बुद्धि जैसे मनुष्य सोचता है या कुछ इस तरह से, या ऐसा कुछ है उसमें? देखिए वो एआई अभी सर्च पे काम करता है। मतलब जितना भी डेटा अब तक, अगर 1 लाख वेबसाइट है या 1 करोड़ वेबसाइट है, तो वो सब कुछ खंगाल लेता है। अगर आपने कोई वर्ड डाला है तो वो वर्ड उसके डेटाबेस में जहां जहां तक जाएगा, जिस पुस्तक में जाएगा, जिस पीडीएफ में रहेगा,
सब कुछ सर्च मार करके वो उसका कंक्लूजन दे देता है। एक मशीन के द्वारा ही यही व्यवस्था। मशीन के द्वारा है अभी उसमें सेल्फ डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है वो अभी इनबिल्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2027-28 के बाद ये कैपेबिलिटी वो हासिल कर लेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो कंप्यूटर होंगे वो क्वांटम कंप्यूटर हो जाएंगे, और क्वांटम कंप्यूटर में जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी 2 की है, 0 और 1 की, वो बाद में बदल करके 3 में हो जाएगी, यानी कि वहां वो सेल्फ डिसीजन ले सकता है। अच्छा, किसी साथी का आज के विषय में कोई प्रश्न है, कोई बात है तो बताएं। विपुल जी, कल का विषय क्या रहेगा? कल कल का का विषय रहेगा वो संग संघ। रहेगा। जी हाँ, ठीक है। संघ रहेगा। हाँ ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं।